और मेरे साथ मेरी सहयोगी नीलू सिंह और हम लगातार चुनाव पे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हमारी महाकवरेज जारी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उससे भी हम आपको रूबरू करा दें। सुबह के 11 बज गए हैं और यूपी में वोटिंग के 4 घंटे हो चुके हैं। अब तक यूपी के दूसरे चरण में 10% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। नीलू, वहीं उत्तराखंड में भी 2 घंटे में करीब 7% वोटिंग हुई है। उत्तराखंड में सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। मौसम की वजह से ऊंचाई वाले इलाकों में थोड़ी परेशानी जरूर हुई थी, लेकिन अब ये हम आपको बता दें कि उत्तराखंड की 70 सीटों पर जो इस वक्त तक जो दूसरे चरण का मतदान है, उत्तर प्रदेश में 10% वोटिंग के 4 घंटे बीत चुके हैं और 4 घंटे में 10% से ज्यादा उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ है। बिल्कुल लगातार जानकारी दे रहे हैं। अमरोहा में 10.83%, बरेली में 8.31%, बिजनौर की बात करें तो 10.1%, बदायूं 9.18%, मुरादाबाद में 9.86% और रामपुर में 8.27%, सहारनपुर में 9.7% और संभल में 10%, 10.76% और शाहजहांपुर में बिल्कुल। तो सुबह के 11 बज चुके हैं और उत्तर प्रदेश में वोटिंग के 4 घंटे अब तक बीत चुके हैं। अब तक उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण की बात की जाए तो 10% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। लोग लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। हर उम्र के लोग, खासतौर पर बुजुर्ग महिलाओं को भी हमने देखा कि वो भी पहुंचकर अपना मतदान कर रही हैं। लंबी लंबी लाइनों में लोग दिखाई दे रहे हैं। वहीं उत्तराखंड का जिक्र किया जाए तो 2 घंटे में करीब 7% वोटिंग हुई है। उत्तराखंड में सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। मौसम की वजह से ऊंचाई वाले इलाकों में थोड़ी परेशानी हो रही है, ठंड भी वहां पर ज्यादा है, कोहरा कुहासा भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए अब तक उत्तर प्रदेश में 10% और अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो 7% अब तक वोटिंग हो चुकी है। तो लगातार मतदान हो रहा है, 4 घंटे बीत चुके हैं, वोटिंग शुरू हुए। हम आपको आंकड़ों के जरिए भी जानकारी दे रहे हैं, कितना प्रतिशत मतदान हुआ है वो भी आपको बता रहे हैं। अपील लगातार न्यूज़ 18 कर रहा है, अपनी सेल्फी जो है वो आप भेजें, वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो यूपी में दूसरे चरण में अब तक 10% वोटिंग हुई है। बड़ी बातें जो है वो हम आपको बता रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए, यूपी में दूसरे चरण में अब तक 10% वोटिंग हो चुकी है। वैसे अपील है कि इसे और बढ़ाइए। उत्तराखंड में 70 सीटों पर वोटिंग अब तक 7% हुई है। उत्तराखंड में मतदान आप जानते हैं देर से शुरू हुआ, 8 बजे से शुरू हुआ और उसी वजह से थोड़ा सा कम है। यूपी में अमरोहा, शाहजहांपुर और बिजनौर में अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग अमरोहा, शाहजहांपुर और बिजनौर बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के चमोली में सबसे कम 3% वोटिंग हुई है। वोट प्रतिशत बढ़ेगा माना जा रहा है, लेकिन अभी कितनी वोटिंग है वो आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के विकासनगर में अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग 7% हुई है। संभावना लगातार और हमारी अपील भी कि ये वोट प्रतिशत बढ़े। शाहजहांपुर में मंत्री सुरेश खन्ना ने वोट डाला है, 9वीं बार मैदान में है, कभी हारे नहीं, लेकिन इस बार बहुत दिलचस्प है। खटीमा में सीएम पुष्कर धामी ने वोट डाला है, ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। नैनीताल के लाल कुआं में हरीश रावत ने वोट डाला। तो ये बड़ी बातें भी जो हैं अभी तक चुनाव में जो अभी तक हुआ है वो आपको बता रहे हैं। स्वामी रामदेव ने भी हरिद्वार में वोटिंग की है। हरिद्वार बहुत महत्वपूर्ण जगह है, आप जानते हैं। और सिर्फ हम उत्तराखंड की बात करें तो 13% मुस्लिम आबादी और हरिद्वार में एक बड़ी तादाद है, तो उस लिहाज से भी तो अब तक यूपी में 4 घंटे और उत्तराखंड में 3 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। और हम आपको बता दें कि लगातार वोटिंग जारी है। वोटिंग परसेंटेज भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और वोटिंग वहां पर किस तरह से हो रही है, जो मतदान करने लोग आ रहे हैं वहां की खूबसूरती और वो सारी चीजें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर मतदान चल रहा है। इस वक्त अमित रामपुर से, यानी कि अमितगंज में हमारे साथ रामपुर से जुड़ गए हैं और सुनील हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं। पहले रामपुर का ही रुख करेंगे। अमित, अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 10% मतदान हो चुका है। वहां पर किस तरह से मतदान जारी है, लोग पहुंच रहे हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में, क्या चीजें वहां से हमारे दर्शकों को दिखाएंगे आप और कौन सी खूबसूरती लोकतंत्र के इस महापर्व की? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूँगा आज वैलेंटाइन डे है। निश्चित तौर पर हर व्यक्ति अपने वैलेंटाइन के लिए कुछ ना कुछ गुलाब गिफ्ट करता है, कहीं कुछ करता है, कोई चॉकलेट देता है, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट आज जो वोटर्स हैं, यूथ्स हैं, अपने कपल्स अपनी वाइफ को लेकर इस बूथ तक आए हैं। ये सबसे बड़ा। इस वक्त हम जहां खड़े हैं आप देख सकते हैं ये राजकीय महिला स्नातक विद्यालय रामपुर है और जोश की अगर बात की जाए नीलू, आप देख सकते हैं ये सारे लोग वोट कास्ट करके पहले तो आप दिखाइए फिंगर्स अपनी, वोट कास्ट किया कि नहीं। आज इन्होंने सारा काम छोड़ा हुआ है और इनका सबसे पहला इन्होंने जहन में एक बात रखी है कि पहले मतदान फिर जलपान। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं सर? मैं आप तक आना चाहता हूं सर, क्या बातें
आपके जहन में थी जब आप वोट डालने यहाँ आए? चेंज के लिए वोट किया है इस बार। अच्छा, चेंज। उत्तर प्रदेश सरकार चेंज करने के लिए। नहीं सरकार, क्या आप संतुष्ट नहीं कार्य से? बिल्कुल संतुष्ट नहीं। रोजगार नहीं मिल पाया, युवा जो है बेहद रोजगार नहीं मिल पाया आपके लिए। सर आप बताइए क्या मुख्य मुद्दे अगर यहाँ की बात की जाए? सर यहाँ के मुख्य मुद्दे खासतौर में तो बेरोजगारी है। हाँ सर। और यहाँ पे रोजगार की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है रामपुर के अंदर, ना लगी थी अभी तक और ना लगाई गई हैं आज तक। अच्छा मैम, आप इंटेलेक्चुअल डे मैम, आपने वोट कास्ट के पहले दिखाई अपना सिंबल। हाँ देखिए, वोट कास्ट के बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यूज़ 18 की तरफ से आपको भी और उन करोड़ों लोगों को जो हमारा ये देख रहे हैं। मैम क्या कहेंगे उन महिलाओं से अभी भी घरों में बैठी और आज इसको फेस्टिवल की तरह और घर में हॉलीडे की तरह मना रही हैं? यही कहूंगी कि जाइए वोट करिए। हाँ। वोट कास्ट लेकिन वो स्टार्ट करिए, वो स्टार्ट। सर आप इस तरफ आइए, आपने कई चुनाव देखे, इस चुनाव में खास क्या? साहब ये राष्ट्र के नाम से होना चाहिए। जो राष्ट्र में विकास हो रहा है, हाँ। विकास की प्रगति तेजी से और भी तेजी से होगी। अच्छा बस मैम एक सवाल बस लेना चाहूंगा। आपने माता जी वोट कास्ट किया, पहले दिखाइए लोगों को। हाँ क्या बात आपके जहन में थी जब आप यहाँ इस बूथ तक इतनी दूर से चल के आए इस किले के अंदर? यही थी, सारे युवा बेरोजगार हैं। अच्छा जी, बहुत ज्यादा परेशानी है जी मैम। ठीक अमित जी, एक तरफ नवाब खानदान है, एक तरफ खान परिवार है। देखिए किसकी बादशाहत रहती है रामपुर में। और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, इस बार कुमाऊं और गढ़वाल का बैलेंस बनाने की बड़ी कोशिश हुई और इसी वजह से मुख्यमंत्री जो है धामी को बड़ी जिम्मेदारी मिली। जरा ग्राउंड पर बताइए अभी क्या सिचुएशन है वोट को लेकर, अब वोटिंग को लेकर लोग कितने एक्साइटेड है वहां पर? देखिए जीनत, लोगों में पोलिंग को लेकर बेहद उत्साह देखा जा रहा है। अभी तक पिछले 1 घंटे में, चूंकि उत्तराखंड यूपी में 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, लेकिन उत्तराखंड में 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है और पिछले 1 घंटे में 8 से 9 तक का जो डेटा अभी तक आया है, ओवरऑल पूरे स्टेट में 7% मतदान हो चुका है। वो भी उन स्थितियों में, मैदानी क्षेत्रों की अगर मैं बात छोड़ दूं तो आप हिल एरिया में देखेंगे कि लगातार कई जगह ठंड बड़ी प्रचंड उस पर है। पिथौरागढ़ में मौसम खराब है, हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया हैं। इसके बावजूद 7% मतदान 1 घंटे में होना अपने आप में एक अच्छा संकेत है लोकतंत्र के लिए कि लोग बढ़ चढ़ कर पोलिंग स्टेशन पर आ रहे हैं। ये हरिद्वार का 149 पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर करीब 10 बूथ हैं। आप देखिए कि अभी सुबह का समय है और सुबह के समय यहाँ पर लगातार कतार लगनी शुरू हो गई है, लंबी लाइनें लोगों की यहाँ पर लगी हुई हैं और खासकर यूथ और जो वृद्ध मतदाता हैं। हमने देखा कि 95 सुनील आपके पास आएंगे, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए, आंकड़ों के जरिए, क्योंकि आंकड़ों का ही सब कुछ ये पूरा खेल है, तो समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी 403 में से, आप पहले समझिए 403 में से 312 अलायंस के साथ 324 हो जाती है और 39.57% वोट मिलते हैं। समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिली थी और 21.72% वोट मिले। बीएसपी को 19 सीटें, 22.27% इनको वोट मिलते हैं और अन्य को 18 और 10.20% और कांग्रेस को 7 सीटें। ये तो ओवरऑल हमने आपको जो है आंकड़ा समझाया। अब हम जो है आपको चरण समझाते हैं। अगर आप पहले चरण की स्थिति को देखें तो देखिए पहले चरण में हमने देखा 58 सीटों पर मतदान हुआ था। बीजेपी के पास उन 58 में से 53 सीटें थी जो हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पास 2 थी, बीएसपी के पास 2, अन्य के पास 1 और वोट शेयर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 46 वोट मिले थे यहाँ पर। एसपी को 14.17%, बीएसपी को 22.32%, अन्य को 10.88% और कांग्रेस को 6.57%। जब आप इसे समझेंगे तो वोट शेयर को समझने के लिए हम आपको एक चीज बताते हैं। देखिए ये तो पहला चरण हुआ, अब हम आएंगे दूसरे चरण पर और उसके बाद दूसरे चरण में कितनी सीटों पर मतदान हो रहा है? 55 सीटों पर। अब मजेदार यह है कि 38 सीटों पर बीजेपी काबिज थी 2017 में और वोट फीसदी भी 38.31% रहा। एसपी की बात करें तो 15 सीटें उसको मिलती हैं, 26% उसको वोट मिलते हैं। कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस को 2 सीटें मिली, 7.92% उसको वोट मिलते हैं। बीएसपी को सीटें नहीं मिली लेकिन फिर भी 21% वोट मिलते हैं। अब इस चरण में जो मजेदार बात है वो ये कि अगर दलित वोट, मुस्लिम वोट एक साथ आता है और जाटों का भी जिक्र करें, क्योंकि अगर आप एक चीज समझे, ये दूसरे चरण की हम बात कर रहे हैं और मुस्लिम जहां पर निर्णायक है, अगर आप इस एक चीज को देखें तो सीधा 46 सीटें आती हैं जहां पर मुस्लिम निर्णायक हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि देखिए कितना दिलचस्प ये पूरा मुकाबला हो जाता है। अगर मुस्लिम्स की बात करें, जाटों की बात करें और जहां पर यादव वोटर्स हैं, अगर वो इकट्ठे होते हैं तो क्या वोट शेयर में बहुत बड़ी तब्दीली होगी? ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ। उसके बाद अगर हम उत्तराखंड की स्थिति की बात करें, देखिए
उत्तराखंड को आप समझ रहे हैं, बीजेपी को 57 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी, अन्य के पास 2 आई थी। वोट शेयर भी आप देख लीजिए, आप नहीं थी मैदान में लेकिन इस बार आ गई है। 46.59% वोट मिले थे, कांग्रेस को 33.55%, अन्य को 19.85%। अगर जो नाराज हैं वो कांग्रेस के साथ आ जाते हैं तो वोट शेयर में बहुत बड़ी तब्दीली हो जाएगी। अब इसके रीजन्स को भी समझिए। गढ़वाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब गढ़वाल में आपके पास 22 सीटें आती हैं। गढ़वाल हमेशा बीजेपी का स्ट्रांग माना गया है। 18 सीटें आई थी बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास 3, अन्य के पास 1। लेकिन अगर आप इसमें भी अगर हम जहां पर दलित निर्णायक देखें तो आप समझिए 4 सीटें हैं। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस ने दलित सीएम का जो है एक शिगुफा छेड़ा था। तो एक गढ़वाल में हम आपको दलित बता रहे हैं कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके अलावा भी अगर हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, जब हम और ज्यादा समझें उत्तराखंड को, ठीक है, तो ये 57 सीटें हैं बीजेपी के पास। क्या ये बरकरार रहेंगी? तो ये जो पूरा गणित था हमने आपको बताया। आस्था हमारे साथ ग्राउंड से हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। आस्था, वोट परसेंटेज जब बढ़ता है तो बहुत मैसेज आते हैं, फिलहाल वो स्पीड हमें नजर नहीं आ रही, क्या स्थिति है अभी ग्राउंड पर? देखिए, मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के बदायूं में उपस्थित हूं और यहां के जो डेटा की बात करें तो सुबह 9 बजे तक यहां तकरीबन 9% पोलिंग हुई थी, जिसको सामान्य की कैटेगरी में रखा जा सकता है। लेकिन फर्स्ट फेज में हम देखें तो हमने ऐसा महसूस किया कि सुबह 9 बजे के बाद जो 11 बजे का आंकड़ा आता है उसमें कुछ इजाफा होता है और दोपहर 1 बजे तक यह आंकड़ा एकदम शूट अप भी हो जाता है। हमने फर्स्ट फेज के कई डिस्ट्रिक्ट में ऐसा देखा था। तो अभी तक मैं बदायूं में उपस्थित हूं, यहाँ के एक सखी बूथ, मतलब जिसको पिंक बूथ भी कहते हैं, अब हम उस पर आ पहुंचे हैं। इससे पहले हम ग्रामीण इलाकों में थे, वहां हमने लोगों का रुझान जाना, लोगों के जहन में क्या जाना। और मेरे साथ देखिए फर्स्ट टाइम वोटर्स यहां से जुड़े हैं। यूथ की आवाज जो थी वो भी सुननी बहुत जरूरी है। अभी तक हमने बुजुर्गों को दिखाया, हमने माता पिताओं से बात की, लेकिन अब उस अगली जनरेशन की बारी है, उसके थॉट प्रोसेस की बारी। ये बताइए, फर्स्ट टाइम वोटर्स है, सबसे पहले तो निशान दिखाइए, आपने वोट किया है दोनों जनी। नाम क्या है आपका और किन मुद्दों पर वोट किया है? मेरा नाम रितिका शर्मा है और मैं मोदी जी और योगी जी के सपोर्ट में हूँ, क्योंकि उन्होंने गर्ल्स के लिए बहुत प्रोटेक्ट किया है और इसी वजह से हम उनको चाहते हैं कि अब इस बार भी उन्हीं की सरकार आए। आपका क्या नाम है और आपके कौन से मुद्दे जहन में रहे जब आपने ईवीएम का बटन दबाया? मेरा नेम खुशबू शर्मा है और यही है कि आज तक जो 5 साल मतलब इतने सालों में नहीं हो पाया, वो योगी और मोदी जी ने करके दिखाया और उन्होंने गर्ल्स के लिए इतनी ज्यादा बिल्कुल अपने मुद्दों के साथ लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। सहारनपुर से पवन गौड़ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, अगर सहारनपुर की बात की जाए तो किस तरह से वहां पर मतदान चल रहा है, किन मुद्दों के साथ लोग पहुंच रहे हैं? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस समय बेहट विधानसभा पे खड़ा हुआ हूं और 9 बजे तक की अगर मतदान की बात करें तो सहारनपुर जिले में 12% मतदान हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो बेहट विधानसभा में 15% मतदान सुबह 9 बजे तक हो चुका है। आप लंबी लंबी कतारें जो देख रही हैं वो उसका जीता जागता उदाहरण है कि बेहट विधानसभा में कितनी तेजी से लगातार मतदान चल रहा है। अगर बात करें मुद्दों की तो यहाँ के लोगों से ही बात कर लेते हैं, क्या मुद्दे उनके जहन में हैं। आप यहाँ आए हैं वोट डालने, क्या कुछ सोच के आए हैं, क्या आपके दिमाग में है मुद्दा? एक भयमुक्त सरकार का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे सुरक्षा और आपके जो मेन मुद्दे हैं उनको सहारा मिल सके और आम जनता को एक माहौल मिल सके अच्छे से जीवन यापन करने के लिए। आप यहाँ आए हैं, क्या कुछ दिमाग में है आपके में? कौन सा मुद्दा आपके दिमाग में चल रहा है इस समय? विकास का मुद्दा, विकास का। आप यहाँ वोट डालने आए हैं, क्या कुछ है आपके दिमाग में वोट डालते समय? विकास और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और वो होनी भी चाहिए, जो सबकी प्राथमिकता में है सर। विकास और कानून व्यवस्था। आप यहाँ वोट डालने आए हैं, क्या कुछ चल रहा है आपके दिमाग में? कौन सा मुद्दा मुख्य है यहाँ की बात करें तो? तो यही है जी, सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था। किसी भी देश की प्रगति है जो उसकी कानून व्यवस्था पर निर्भर कर रहा है। अगर वहाँ की कानून व्यवस्था ही खराब है तो वो देश क्या तरक्की करेगा? पास आएंगे, लोगों के अपने मुद्दे भी हैं और अब कुछ लोग बहुत जागरूकता का परिचय भी दे रहे हैं, वो शिक्षा रोजगार पर भी बात कर रहे हैं। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, वोटिंग की जो स्पीड है बहुत कुछ तय करती है। जैसे भी मैंने आस्था से भी पूछा था, ये जो 10%, 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, कम से कम इतनी सुस्त रफ्तार की उम्मीद तो नहीं थी, ये क्या कह रहा है? देखिए, उदासीनता तो मेरी चिंता ये है कि शायद वोटरों में उदासीनता है, और अगर उदासीनता है तो ये मतलब बीजेपी के लिए एक अलग चिंता का विषय है, लेकिन मेरे लिए अलग चिंता का विषय है कि इसका मतलब लोकतंत्र उदासीन हो रहा है ना। लोकतंत्र को तो इस समय बिल्कुल एकदम उत्सव के मूड में, वास्तव में अगर चाहे परिवर्तन चाहिए, चाहे जो है उसको वास्तव में दोबारा जिताना है, दोनों हालत में पूरे मन से, पूरी लगन से आपको अपना
कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। ये उदासीनता तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। कि मनोज जी, पहले फेज में हमने देखा था कि ठीक ठाक वोटिंग हुई थी, वोटिंग परसेंटेज भी 60 के पार ही चला गया था, लेकिन हो सकता है कि दिन चढ़ने के साथ लोग घर से बाहर निकले, ठंड भी है, बहुत सारी ऐसी बातें और होती हैं, कामकाज है। आज कह सकते हैं कि सोमवार का दिन है तो बड़ा भागा दौड़ी वाला ये दिन रहता है, तो हम ये उम्मीद करके चले कि शायद आगे जैसे जैसे दिन चढ़े वोटिंग परसेंटेज सुधरे। देखिए मेरा तजुर्बा ये है, अब मेरी उम्र 66 साल है और मैं मतलब 1971 से वोट करता आ रहा हूँ, तो 77 से वोट करता आ रहा हूँ। मैंने बहुत इलेक्शंस में इस बात को देखा है कि इलेक्शन में इमोशन बड़ा प्रोमिनेंट होता है। इमोशन इतना प्रोमिनेंट होता है कि लोग रोक नहीं पाते अपने आप को, वो बाहर निकलते हैं, वोट देते हैं और जब तक वोट दे नहीं देते तब तक उनको शांति नहीं मिलती। जैसे 77 का चुनाव जो मैं आपको गिना रहा हूँ, इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार गई, संजय गांधी अपना चुनाव हार गए, उत्तर प्रदेश में 85 लोकसभा सब हार गए। इमोशंस की और एक इमोशन से जुड़ी खबर आई, एक बार वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, फिर मनोज जी इस पर आपसे आगे जानेंगे, क्योंकि उस 77 तो अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी वक्त रहा है जब इंडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं। स्पेशली हरिद्वार में साधु संत भी मतदान में बड़ी तादाद में उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। ये इमोशंस की बात जो हो रही थी, हमने उसी पर आपको एक खबर दिखाई। मतदान की चाक चौबंद व्यवस्था है, जगह जगह पुलिस तैनात है, तो उत्साह नीलू फिर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है। और हम बार बार अपने राइट्स की बात करते हैं, ड्यूटीज जब हम नहीं समझेंगे तो ये स्लो नजर आएगा। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि हम तो बार बार यही अपील कर रहे हैं कि आप तुरंत जाइए, वोट करिए, आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। और कैलाशानंद महाराज ने भी मतदान किया है, हरिद्वार सीट पर कैलाशानंद महाराज ने मतदान किया। तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब कैलाशानंद जी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे मतदान केंद्र पर, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। महाराज ने भी अपना जो वोट है, यानी अपने वोट को महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने मतदान किया है। तो बिल्कुल लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मतदान की अपील तो हो ही रही है। और एक और इसी बीच खबर आ रही है, एसपी नेता इमरान मसूद ने चुनाव में एसपी आरएलडी गठबंधन की जीत का दावा किया। उन्होंने बीजेपी पर चुनाव को सांप्रदायिक रूप देने का आरोप लगाया है। इमरान मसूद को आप जानते हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी हाल ही में आए थे। सहारनपुर के फायर ब्रांड नेता हैं इमरान मसूद हमारे साथ में, वो अपना वोट अभी डालकर आए हैं। इमरान जी बताएंगे कि आप वोट डाल रहे हैं, क्या यूपी में क्या देख रहे हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। जैसे जो है गर्मी मिटाने का बयान और किराना का मुद्दा काफ़ी हावी रहा है चुनाव में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कोई मुद्दा हावी नहीं है, किराना से भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। ठीक, और इस वक्त सीधे रुक करते हैं उमेश का बिजनौर में मौजूद है। जी उमेश, वहां पर क्या स्थिति? देखिए, अभी मनोज जी बड़ी खूबसूरत बात कह रहे थे कि एक ज़माना ऐसा था कि जब कहा जाता था कि जब तक वोट नहीं देते थे तब तक शांति नहीं मिलती थी। तो निश्चित तौर पर सभी मतदाताओं को ज़रूर अपने घरों से निकलना चाहिए और मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों में जोर शोर से मतदान चल रहा है, मतदाता घरों से बाहर निकल रहा है और अपना मतदान देने के लिए लालायित है। इन लाइनों में आप देखिए, इन कतारों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कतारबद्ध हैं लोग, महिलाएं खासतौर से घरों से निकल रही हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उनके जहन में क्या मुद्दे चल रहे हैं। मैडम, आप ये बताएं कि आपके जहन में क्या मुद्दे चल रहे हैं और किन मुद्दों के आधार पर आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं? साइकिल पे डालेंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर लाइन लगी हुई है, माता जी क्या कहेंगी, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच करके वोट डालने के लिए जा रही हैं? आपके पास आएंगे, कुछ लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं होते और कुछ लोग बहुत ही मासूम होते हैं, तो ये नजर आया यहाँ पे। सुनते हैं एक बार इन्हें। चलिए ठीक, आवाज नहीं आ पा रही है, जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुनील जुड़े बात करें तो बीजेपी के विधायक अशोक राणा, नईमुल हसन और बीएसपी के जो विधायक है, वहां पे भी एक तरह से रोमांचक मुकाबला बनना है। तो इस कुल मिलाकर कह सकते हैं 8 विधानसभा में लगभग कहीं ना कहीं त्रिकोणीय और कहीं आमने सामने की टक्कर है। मतदाताओं में काफी जोश और उत्साह है। अब मतदाताएं, बहनों की बात करें तो महिलाएं काफी लंबी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और अपने वोट कास्ट कर रही हैं। और ये बिजनौर में एक बहुत रोमांचक जीत होने की, और किसके सिर बंधेगा मैं फिर कहूंगा जीत का सेहरा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो देखा आपने शकील जी ने किस तरह से समूचे 8 विधानसभा क्षेत्रों का हाल बताया। 8 में से जो है 6 सीटें यहाँ बिजनौर की बीजेपी के पास थी, 2 समाजवादी पार्टी के पास थी। पवन भी हमारे साथ है। पवन, क्या हालचाल वहां पे?
देखिए, अभी तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि जो आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं चंद्रशेखर, वो यहाँ अब अपना वोट डालने पहुंच गए हैं और थोड़ी देर के अंदर, हालांकि मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, तो थोड़ी देर के अंदर वो बाहर आके मीडिया से बात करेंगे। लेकिन यहाँ आप लंबी लंबी कतारें आप जैसे देख पा रही हैं, जितने बूथ हैं यहाँ सारे बूथों पर लंबी कतारें आपको वोटर्स की दिखाई दे रही हैं बेहट विधानसभा में। तो आप इससे एक संदेश मिलता है कि लगातार बहुत अच्छी संख्या में यहाँ वोटिंग परसेंट हो रहा है। सहारनपुर जिले में जो वोटिंग हुई है अब तक, उसमें सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंट है वो बेहट विधानसभा का है। तमाम लोग, चाहे महिलाएं हों, क्योंकि ये बूथ जो है यहाँ जो पूरा विधानसभा जो है वो मुस्लिम बाहुल्य भी विधानसभा मानी जाती है, तो यहाँ लगातार चाहे वो मुस्लिम महिलाओं की अगर बात करें, पवन, बेहट से लोगों को सीख कि बड़ी संख्या में बाहर निकल कर आ रही हैं और वोट कर रही हैं। बिल्कुल, बेहट से लोगों को सीख लेने की जरूरत है कि यहाँ पर सबसे अच्छा मतदान प्रतिशत अब तक जो इतने देर का मतदान हुआ है उसमें सबसे अच्छा मतदान प्रतिशत बेहट का ही रहा है। इसलिए लोगों से हम यही अपील करेंगे कि आप निकले और अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। लेकिन अगर यहाँ की लड़ाई की बात की जाए, पवन, चलिए आपके पास आएंगे। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरिद्वार से। सुनील, हमने देखा कि यहाँ पर भी लोग मतदान कर रहे हैं और संतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस मतदान में। बिल्कुल नीलू, सुबह से ही मतदाताओं में रुझान देखने को मिल रहा है कि लोग बढ़ चढ़कर पोलिंग स्टेशन की ओर निकल रहे हैं। सुबह 8 बजे जब मतदान शुरू यहाँ पर हुआ तो उससे पहले ही लोगों की यहाँ पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही थी। पोलिंग स्टेशन पर लोग आना शुरू कर रहे थे। अभी आप देखें कि यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है, किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं? विकास के मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं हम लोग, और जो भी यहाँ पर शिक्षा है इस समय, स्वास्थ्य और रोजगार से संबंधित है, वो सब चीज़ें हमारे इस समय दिमाग में रहे। पिछले 5 साल में क्या रहा हरिद्वार का? हरिद्वार में जो था तो विकास का मुद्दा था। अभी हमारे पास में क्योंकि ये कुंभ क्षेत्र भी पड़ता है तो इसलिए एक स्पेशल कोटे के हिसाब से भी यहाँ पर विकास का चलता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर अभी जो रोजगार है सबसे ज़्यादा, क्योंकि पलायन हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उस पर जो है लोगों को जो है। नीलू, हरिद्वार वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर विधानसभा जरूरत है कि किसान खुशहाल हो, लोगों को जरूरत है कि उनका अच्छा इलाज हो, चाहे कोरोना हो या कोई और मर्ज हो। अब लोगों को सबसे बड़ी जरूरत विकास की है। बात अब इस पे होगी, ना कि हिंदू मुसलमान पे होगी। भाजपा कह रही है कि पहले और दूसरे चरण में पूरी तरह से गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है और भाजपा बहुत अच्छे नंबर लेकर आ रही है। आप तो पत्रकार हो, मुझसे बेहतर आप जानते हो सुपड़ा किसका साफ होने वाला है। पहले चरण में भाजपा कहीं नजर नहीं आएगी, सबको मालूम है। लेकिन ये लोग एक माहौल ऐसा पैदा करने की कोशिश करते हैं, और आपको तो पता ही है कि लोग इनके बारे में क्या कहते हैं, झूठ का एक पुलंदा, और लोगों को मिसगाइड करके भोले भाले लोगों को वोट हासिल करना। तो ये भी एक इनकी रणनीति है। लेकिन मैं तो आप पत्रकारों से भी ये बात कह रहा हूं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप लोग भी जानते हो, आपको मालूम है हकीकतें क्या हैं। गठबंधन चारों तरफ छाया हुआ है। ये बयान आ रहे हैं हिजाब वाले प्रधानमंत्री और हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनी जी, ये सब चीज़ों को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ना तो कोई हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। ये एजेंडे जो हैं कम्युनल एजेंडे हैं। हिजाब 1000 साल से हम हिंदुस्तान में मुस्लिम लेडीज पहना करती हैं। हमारी राजस्थान की महिलाएं, हिंदू बहनें, वो घूंघट काटती हैं बहुत सी जगहों पे। ठीक, एसटी हसन को आप सुन रहे थे, यूं तो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते, लेकिन आज दावा कर रहे हैं कि चारों तरफ गठबंधन का ही खुमार और हर पार्टी के नेता और उनके अपने अपने वादे हैं। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। महिला सुरक्षा का विरोध करता है, गरीबों को दी जाने वाली अन्य योजना का विरोध करता है, हर एक जनपद एक उत्पाद की योजना का विरोध करता है, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का विरोध करता है, एक्सप्रेस हाईवेज का विरोध करता है। वो हमेशा विरोध करते थे, विरोध करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी चुनाव का पूरा समर चल रहा है। अभी चुनाव लगभग शुरू हो गए हैं और 2 फेज में हम घुस रहे हैं या घुस चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की क्या संभावना है? धन्यवाद, मैं ये एनआईए का स्वागत करता हूं। हमारी संभावनाएं
हमारे कार्यों के माध्यम से बहुत स्पष्ट हो जाता है। आजादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की जनता को डबल इंजन की सरकार के कार्य पद्धति और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा था सो करके दिखाया, इस संकल्प की पूर्ति होते हुए भी दिख रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रथम चरण के चुनाव के बाद सिनेरियो बहुत स्पष्ट होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। अब कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि आप लोग ठंडे पड़ गए हैं इस फेज के बाद। जनता ने पहले चरण में उन्हीं लोगों को ठंडा कर दिया है। हम लोग तो जो पहले थे वही आज भी हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर के। अपनी बात को जब काम और सोच ईमानदार है तो काम भी दमदार तरीके से हुए हैं और उसी दमदार तरीके से बोल भी रहे हैं। तो विपक्ष कहता है कि आपके पास मुद्दे नहीं है, रोजगार पे आप बात नहीं करते, डेवलपमेंट पे आप बात नहीं करते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी कर दिया है। लोक कल्याण संकल्प पत्र राष्ट्रवाद को लेकर, प्रदेश के समग्र विकास को लेकर, गरीब कल्याण को लेकर के पूरी ईमानदारी के साथ लागू हुआ है, लागू होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर भारत की राजनीति के एजेंडे को बदला है। पहले जाति, मत, मजहब, परिवार के इर्द गिर्द बनी भारत की राजनीतिक व्यवस्था आज विकास पर, सुशासन पर, गांवों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के जी विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में कार्य भी हुआ है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।